तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज आपको बताते हैं कोलकाता के एक डेंगरा इलाके की कहानी, जो कि अभी 18 फरवरी की वारदात है। आज से लमसम 10 दिन पहले की। कोलकाता में एक जगह से पुलिस के पास फोन आता है कि यहाँ मेट्रो ट्रेन के पिलर से एक गाड़ी टकरा गई है, जिसमें कि 3 लोग हैं और बुरी तरीके से घायल हैं। साहब, आप जल्दी से आ जाइए। तभी पुलिस वहाँ जाती है, पुलिस की एक टीम, और वहाँ देखती है कि एक गाड़ी बहुत बुरी तरीके से जिसके परकच्चे उड़ गए हैं और उसमें 3 लोग हैं, लेकिन अभी जिंदा हैं। तीनों की सांसें चल रही हैं और गंभीर रूप से घायल हैं। तो पुलिस उन तीनों को तुरंत ही एम्बुलेंस में डालती है और तुरंत पास के ही नज़दीकी अस्पताल में उनको एडमिट कराती है। जब एडमिट कराती है तो दूसरे दिन पुलिस पूछती है 19 फरवरी को कि बताइए, आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए और एड्रेस बताइए। तभी उसमें जो 3 लोग थे, एक का नाम प्रसून, दूसरे का नाम प्रणव और तीसरा एक नाबालिग बच्चा 14 साल का था जिसका नाम प्रतीक। तो तभी प्रणव बोलता है कि मैं आपको ये एक मकान का एड्रेस दे रहा हूँ, आप वहाँ जाइए और एक पुलिस की टीम लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे उस घर में 3 लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस ये बात सुन के एकदम से दंग रह जाती है। पुलिस ने कहा 3 लाशें पड़ी हैं? कि हाँ साहब, दरअसल बात ऐसी है कि हम 6 के 6 लोग मरना चाहते थे, जिसमें से 3 ने तो खुदकुशी कर ली, और हम हमारी जब 3 ने खुदकुशी की तो हमारी हिम्मत काम नहीं करी। फिर तो हम फिर गाड़ी से निकले बाहर। गाड़ी से निकल के हमने ये गाड़ी टकराई पिलर से, मेट्रो के पिलर से, लेकिन हम लोग इत्तेफाक की बात कि हम लोग बच गए। तो साहब, उसमें आप जाइए और 3 लाशें पड़ी हैं। तभी पुलिस की एक टीम उस घर में जाती है और जिसका पता था ईस्ट कोलकाता के टेंगरा इलाके में घर था, पोर्च सोसाइटी में। तो वहाँ जाके देखती है, वहाँ पर जाके देखती है कि उसमें अलग अलग कमरों में 3 लाशें पड़ी हुई हैं, जिसमें एक लमसम 13 साल की बच्ची रही होगी, और एक प्रसन्न की पत्नी और दूसरी प्रणव की पत्नी, जिनका एक का नाम रूमी और दूसरी पत्नी का नाम सुदेशना। इनके 3 कट के निशान थे दोनों के, दोनों हाथों पे और गले पर। तो तभी पुलिस आगे की तफ्तीश करती है। तो फिर उस बच्चे से पूछताछ करती है पुलिस, बच्चे से पूछने का फैसला करती है, जो 14 साल का प्रतीक था। फिर कहानी कुछ इस तरीके से निकलती है कि बच्चा जब पूरी कहानी बताता है तो इतनी खौफनाक कहानी सुन के सभी दंग रह जाते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से थी कि बच्चा बताता है कि मेरी मम्मियों ने या मेरी चाची ने सुसाइड नहीं की, बल्कि मेरे चाचा प्रणव ने इन लोगों को मारा है, और मेरी जो कजन बहन है इनको भी इन्होंने ही मारा है। तो पूरी कहानी कुछ इस तरीके से थी कि 2023 में ये लोग अच्छे बिजनेसमैन थे और पैसे वाले थे, और काफ़ी माली हालत भी इनकी ठीक रही थी। पहले तो इनका रसिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इनका बिजनेस था, चमड़े का व्यापार था, लेदर का। तो तभी ये
इनके जो 3 कॉन्ट्रैक्ट थे 2023 में रसिया के, वो इनसे छूट जाते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट छूट जाते हैं तो इनका भाई रईसी तरीके से रहना और रईसी तरीके से सारी चीज़ें इंसान की आदत में पड़ जाती हैं, तो इनका वो वैसे ही चला। फिर उन्होंने कहा ठीक है अभी कोई बात नहीं, अभी तो हो गया तो कुछ कर्जा वर्जा ले लेते हैं। तो इन्होंने लमसम 6 बैंकों, अलग अलग बैंकों से लोन ले रखे थे, जो कि कई करोड़ों रुपए में थे। तो और कुछ पैसे भी लोन ले रखे थे प्राइवेट तौर पे, और इनका जो मकान था वो भी गिरवी रख गया था मजबूरन में, मजबूरी में। तो इन लोगों को अलग अलग बैंक वाले, अलग अलग लोन वाले काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे थे। जब परेशान कर रहे थे तो फिर जब हताश हो गए ये लोग, तो फिर इन्होंने 16 फरवरी के दिन ये लोग एक खौफनाक प्लान बनाते हैं, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो आइए सुनते हैं कि प्लान क्या बनाते हैं। तभी ये अपनी पत्नियों से बात करते हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मौत का रास्ता। तो बताओ क्या करना चाहिए। तो पत्नियां भी अपनी अपनी पति के सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको ऐसा लग रहा है तो हम लोग तैयार हैं। लेकिन ये प्लान, एक जो प्रतीक था वो पास के ही कमरे में बैठ के पूरा सुन रहा था, और उसने पूरी बात सुन ली थी कि इस तरीके से हमारे मम्मी पापा, अब पूरा घर मेरा मरने वाला है, और अब उसमें शायद हम लोग भी न बचें, और लेकिन ऐसा नहीं कर सकते पापा, हम लोगों के साथ, हम बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन वो प्लान बनाता है। प्लान बनाने के बाद वो लोग तैयार हो जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है तो कैसे फिर मौत को कैसे गले लगाया जाए। तो पहला प्लान ये लोग सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हमारी जो 4 मंजिला बिल्डिंग है हम उसके ऊपर से कूद जाते हैं। तो फिर ये लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर उससे कूदे और एक आध कोई बच गया तो, किसी के चोट ही आई या वो टूट गया और उसके बाद बच गया तो फिर क्या करेंगे, कि नहीं ये नहीं सही रहेगा। तो एक काम करते हैं, दूसरा प्लान बनाते हैं। तो दूसरा प्लान इन्होंने बनाया खीर में नींद की गोलियां डालने की। तो इन्होंने फिर 17 तारीख को, 17 फरवरी को इन्होंने खीर में नींद की गोलियां मिला दी, और वो खीर इन लोगों ने खाई भी, चारों लोगों ने खा ली। लेकिन उस लड़की को पता था कि इस तरीके से ये लोग हमें मारना चाहते हैं। वो लड़की खीर नहीं खाती, जो प्रतीक की कजन थी। जब वो लड़की खीर नहीं खाती तो वो जो उसका ये था, प्रणव था, जिसने उसको फिर जबरदस्ती खीर खिलाई। जब वो खा नहीं रही थी तो जिसके उसके जिस्म पे स्क्रैच के निशान, और उसके होठों पे भी स्क्रैच के निशान आए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो उसे वो ज़बरदस्ती खिला दी खीर। जब ज़बरदस्ती खीर खिला दी तो थोड़ी बार देर के बाद देखते हैं कि ये खीर तो किसी पे असर नहीं कर रही, सब लोग वैसे की वैसे। ये प्रतीक से भी इन लोगों ने पूछा कि तुम ठीक हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। प्रतीक कहता नहीं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रतीक बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। तो वो चला जाता है अपने कमरे में सोने के लिए। तो ये इनको लगता है शायद कुछ असर कर रही हैं नींद की गोलियाँ। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि नींद की गोलियों कोई असर नहीं है। फिर ये लोग तुरंत ही दूसरा निशान, एक प्लान बनाते हैं कि ये तो प्लान फ्लॉप हो गया, चलो अब दूसरा प्लान बनाते हैं। तो घर में से एक चाकू लेते हैं और ये कहते हैं कि लो तुम लोग अपने अपने कट मारो। तो पत्नी कहती ठीक है। जब वो कट मारने के लिए पत्नियां आगे बढ़ती हैं तो उनकी एकदम से हिम्मत जवाब दे जाती है। वो कहती हैं हम नहीं मार पाएंगे कट। तो तभी फिर जो प्रसन्न था वो दोनों के मुंह पर तकिया रखता है, एक एक के करके, जिससे कि चीख ना निकले। और प्रणव पहले अपनी पत्नी रूमी और फिर अपनी भाभी सुदेशना के दोनों के 3-3 कट मारता है, दोनों हाथों पर और गले पर। फिर वो थोड़ी देर बाद दोनों मर जाती हैं। और फिर देखता है अपनी बेटी को जाके, तो बेटी पहले से ही मर चुकी थी उस कीड़े के असर से ही।
तो दिखता है उसकी सांसें नहीं चल रही, वो भी मर चुकी है। फिर जाता है प्रदीप के कमरे में। प्रदीप के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी सांसें चल रही हैं। तो तभी प्रणव एक तकिया लेता है और उसके मुंह पे रखकर जोर से दबाता है। और जब जोर से दबाता है तो प्रदीप को पता था कि ये लोग हमें मार रहे हैं। तो दरअसल वो योगा का विद्यार्थी था, योगा करता था, तो उसे पता था कि सांस कैसे रोकनी है। वो उस टाइम पे अपनी सांस सांस रोक लेता है, और उसे ये भी पता था कि ये बाद में मुझे चेक भी करेंगे। तो काफ़ी देर तक ये तकिया दबाए रहते हैं और वो सांस रोक लेता है। सांस रोक लेता है तो इन्होंने चेक किया, इन्होंने समझा कि अब तो प्रदीप भी मर गया। अब ये दोनों लोग बाहर बालकनी में खड़े हो जाते हैं जाके कि अब हम लोग क्या करें। प्लान ही बना रहे थे कि हम लोग यहाँ से कूदें, छत से कूदें या बालकनी से कूद जाएं, या क्या करें, हम लोग कैसे मरें। इन लोगों की भी हिम्मत काम नहीं कर रही थी अब मरने के लिए। तभी अचानक से प्रदीप उठता है और देखता है, पहले अपनी कजन को देखता है वो मुर्दा है, वो मरी पड़ी है। फिर प्रदीप जाता है अपनी चाची और माँ को देखता है वो भी खून से लथपथ है, वो भी मरे पड़े हैं। जब ये सब कुछ देख लेता है प्रदीप घबरा जाता है। प्रदीप घबरा के फिर इधर देखता है तो बालकनी में उसके चाचा और पिता खड़े हैं दोनों लोग। जब देखता है अचानक प्रणव पीछे, ये दोनों लोग प्रसन्न और प्रणव दोनों लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये एकदम से दंग रह जाते हैं, ये कैसे जिंदा हो गया, इसे तो मैं तो सोच रहा था मर गया ये। उन्हें एकदम से अंदाजा ही नहीं था कि ये बच जाएगा। फिर ये सोचते हैं तो अब क्या करें। फिर ये सोचते हैं चलो, लमसम इन लोगों ने 12:55 पर अपनी गैराज से गाड़ी निकाली। जब गाड़ी निकाली तो ये दोनों लोग गाड़ी बैठते हैं और प्रदीप को बिठा लेते हैं गाड़ी में। फिर ये लमसम लमसम 2-2.5 घंटे कोलकाता की सड़कों पर गाड़ी घुमाते रहते हैं। तभी ये लमसम 2 घंटे 30 मिनट बाद या लमसम 40 मिनट बाद एक उसके मेट्रो के पिलर से जाके तेज रफ्तार में गाड़ी को भिड़ा देते हैं जाके। तो ये पूरा केस इस तरीके से सामने आया। अब पुलिस के पास सबसे ज़्यादा दिक्कत पुलिस के सामने ये आ रही है कि ये दोनों लोग तो अभी पूछताछ के ज़्यादा काबिल नहीं है और इनकी ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन अब ये जब दोनों लोग ठीक हो जाएंगे तो इनका तो चालान होगा, दोनों को जेल भेजा जाएगा। लेकिन जो 14 साल का बच्चा है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनकी फैमिली से कोई भी अभी तक हॉस्पिटल में मिलने नहीं आया, किसी भी तरीके का संपर्क नहीं। फैमिली वाला ना कोई इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहा है, ना कोई सामने आया है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि ये 14 साल का बच्चा और इनके सब घर में इसकी चाची चाचा और कजन भी मर चुकी है, और ये दोनों लोग अभी कल जेल चले जाएंगे, पेरोड़ा हुआ पर्सन इसके चाचा और पापा। इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा। और जो घर है और वो तमाम ये सारी चीज़ें, इस पे बैंकों का कब्जा हो जाएगा और ये सब कुछ ख़त्म है देखने से। अब ये बच्चा कहाँ रहेगा और इस बच्चे का क्या करें। तो सबसे ज़्यादा पुलिस के सामने यही दिक्कत है। अब पुलिस इनके करीबी रिलेटिवों से बात करने की कोशिश कर रही है, और कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा रिलेटिव मिल जाए जिसे ये बच्चा सौंप दिया जाए, और इसकी अभी इसे अच्छी परवरिश की भी ज़रूरत है, क्योंकि इसके डॉक्टर का कहना है कि इसके दिमाग पे भी काफ़ी असर पड़ा है ये सारी चीज़ें देख के। तो कहानी कुछ इस तरीके से थी, और ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन पहले की बात है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, और खुश रहें, और जितना है उसमें खुश रहें और अपनी कोशिश करें। लेकिन ऐसे कदम उठाने वालों से बस यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर कोई फेस अगर ख़राब आ भी जाता है तो ऐसा कदम उठाने से पहले कम से कम
और रास्ते भी हैं ज़िंदगी के, लेकिन इतनी अनमोल ज़िंदगी और ऐसे कदम उठाने से पहले ऐसा नहीं करना चाहिए। और ज़िंदगी ये है, काफ़ी लोग ऐसे रहे हैं जिनके जीवन में गलत फेस आए हैं और फिर अच्छा समय आ गया है, तो इसलिए सब्र रखें और आगे बढ़ते रहें। यही उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खुश रहें। और हमारी कहानी अगर आपको सुनाई हुई अगर अच्छी लगी हो या पसंद आती हो, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता रहेगा और आपका सपोर्ट बना रहेगा। आपका सपोर्ट बना रहेगा तो हम आगे आगे आपको इसी तरीके क्राइम की जो सच्ची घटना है वो हम आपको बताते रहेंगे। गुड नाइट।